नमस्कार, शक्ति की समृद्धि में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। पैसे की समझ और बचत की आदत हमारे देश की हर गृहिणी या फिर कामकाजी महिला में अपने आप ही आ जाती है, लेकिन अब वक्त है एक कदम और आगे बढ़ाने का। जी हाँ, बचत से निवेश की ओर बढ़ने का। म्यूचुअल फंड यानी ऐसा निवेश जिसमें आप थोड़े थोड़े पैसों से शुरुआत कर सकते हैं, वो भी बस मोबाइल पर एक क्लिक के साथ। तो चलिए आज हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत आखिरकार आप कैसे कर सकती हैं। तो आज के शो में हम चर्चा करेंगे कि निवेश के लिए कैसे है म्यूचुअल फंड सबसे सही। म्यूचुअल फंड में अगर आप भी निवेश शुरू करना चाहती हैं तो कैसे ये शुरुआत कर सकती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या सलाहकार की यानी कि एक एडवाइजर की मदद जो है वो लेना जरूरी हो जाता है, और साथ में चर्चा होगी कि SIP कैसे बन सकती है आप महिलाओं की बेस्ट फ्रेंड। तो शो में हम आपके लिए ये सवाल जरूर उठाएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि हापुड़ की 22 साल के रिया चौधरी के सामने आखिरकार क्या दुविधा आई। हापुड़ की रहने वाली 22 साल की रिया चौधरी बड़ी खुश थी। भाई नई नौकरी जो लगी थी, नौकरी के साथ ही सबने सलाह दी कि पहले अब निवेश की शुरुआत कर डालो। रिया ने जब निवेश करने के बारे में सोचा तो सबने कहा म्यूचुअल फंड ही सही है। अब रिया ने म्यूचुअल फंड में निवेश करने का मन तो बना लिया, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत करें तो करें कहां से। म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें, किसी ऐप के जरिए या फंड की वेबसाइट के जरिए या फिर एडवाइजर की सलाह लेकर। अब रिया के मन में ये तमाम दुविधाएं चल रही हैं। तो अगर आपके भी मन में रिया जैसी परेशानी है तो आज आपकी परेशानी का हल हम लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, और इस मुहिम में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रही हैं जो आपको पूरी जानकारी देने जा रही हैं। हमारे साथ वित्तीय सलाहकार सुनंदा वेंकटरमन जुड़ रही हैं जो व्हाइट ओक कैपिटल में बिजनेस डेवलपमेंट की हेड है। सुनंदा जी के बारे में बता दूं कि महिलाओं को निवेश से जोड़ने की दिशा में वो लगातार काम कर रही हैं। तो सुनंदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच पल्लवी, एंड बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने इस कार्यक्रम में बुलाया। थैंक यू सो मच। महिलाओं के बारे में और महिलाओं से बात करने में मुझे हमेशा खुशी होती है, तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सुनंदा जी आपका कि आप हमारे साथ इस खास शो में जुड़ी। तो सबसे पहले मैं यही बात करना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए निवेश की शुरुआत जो है वो म्यूचुअल फंड से ही क्यों होनी चाहिए। क्या ऐसी खासियत है म्यूचुअल फंड्स में कि आजकल में अगर हम कहें तो हर व्यक्ति का और खास तौर पर महिलाओं का जो है वो एकदम एक बेस्ट फ्रेंड की तरह बनता जा रहा है म्यूचुअल फंड। जी एकदम सही सवाल पूछा आपने। बेसिकली क्या होता है ना, महिलाओं में बचत का जो होता है वो तो शुरू से ही होता है। हमने हमेशा देखा है, जैसे हमारी मम्मियाँ थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के डब्बे में डालती थी। घर के पापा के वॉलेट से, मेरी मम्मी तो पापा के वॉलेट से भी पैसे निकाल के रखती थी। अगर हमें कुछ चाहिए होगा, शाम को कॉलेज के बाद कुछ चाहिए होगा, उसके लिए बचा के रखती थी। तो बचाने का जो स्वभाव है वो तो मतलब हमारे में हमेशा से ही रहा है, महिलाओं में हमेशा से ही रहा है। बट क्या है कि महिलाएं जो है घर गृहस्थी के काम में, इसके काम में इतना सारा जुट जाती हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता है बहुत सारी चीजें समझने का। तो जनरली घर में जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं, निवेश के जो डिसीजंस होते हैं, वो जनरली मेन ही लिया करते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का एक ये सोच बन गया है कि अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में है, पैसा बचाने के बारे में है, कुछ इन्वेस्ट करने के बारे में है, तो घर का जो पुरुष है वही ये डिसीजन लेगा। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि 10, 15 या 20 साल से क्या हुआ है कि बहुत सारे महिलाएं भी घर के बाहर जाके काम करने लग गई हैं। बहुत सारे महिलाओं का जो है एजुकेशन, सैलरी, बहुत सारी महिलाएं जो है आजकल अपनी जिंदगी का खुद डिसीजंस लेने लग गई हैं, जिसकी वजह से ये जो सोच है ये धीरे धीरे बदलता जा रहा है। एंड इस बात से तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सोच धीरे धीरे बदल रही है। अभी इसमें म्यूचुअल फंड का क्या रोल है? म्यूचुअल फंड का ये रोल है कि जनरली क्या होता है कि अगर हमने बचावट के बारे में सोचा हो तो हमारे पापा, हमारे जो घर के जो लोग हैं, उन्होंने हमेशा बोला है कि बेटा बैंक के FD में डाल दिया करो, क्योंकि बैंक का जो FD होता है वो बहुत ही वो गारंटीड होता है, उसमें आपका पैसा जो है डूबेगा नहीं, कुछ उसमें ये नहीं होगा। बट देन उसमें FD में ये प्रॉब्लम होता है हमारे जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके इन्फ्लेशन को बीट ना करे, वो जो है इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। वो तो केवल एक तरह का सेविंग्स ही हो गया। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में बहुत डिफरेंस है। सॉरी, मैं थोड़ा सा लंबा जवाब दे रही हूँ, बट ये कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जो है
इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेशन करने को मिलता है। बट हमारे जैसे इन्वेस्टर्स या आपके और मेरे जैसे जो महिलाएं हैं जो बहुत सारी चीजें संभाल रही है, हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम एक एक कंपनी के बारे में जाके रिसर्च कर सके। तो हम एक म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा ये जो रिसर्च का जो काम है, स्टॉक सिलेक्शन का जो काम है, ये हम किसी और को दे रहे, फंड मैनेजर को दे रहे हैं और हम बोल रहे हैं आप हमारा पैसा अच्छे से संभालो, आप रिसर्च अच्छे से करो। दूसरी बात ये है कि म्यूचुअल फंड में जो है निवेश करना बहुत आसान है, उनका एक डेली नैव होता है और उनको समझना बहुत आसान है। और तीसरी बात ये है कि ये हम 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। यानी कि आपने जो है बहुत सारे फ़ायदे हमें गिनवा दिए हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, आपको डेली ये नहीं देखना पड़ेगा कि किस स्टॉक में जो है आपको पैसा लगाना है। आपका पैसा इक्विटी मार्केट में जाएगा, लेकिन आपके बिहाफ पर जो है वो फंड मैनेजर काम कर रहा होगा। थोड़े से पैसों के साथ जो है आप शुरुआत भी कर सकते हैं। इन्फ्लेशन को आप बीट कर रहे हैं, ऐसे रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। तो इसलिए आज के वक्त में हम ये कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो एक महिला के लिए एक बेस्ट फ्रेंड जो है वो बन सकता है। लेकिन सुनंदा जी, सवाल ये उठता है कि जैसा कि आपने कहा कि बहुत सी महिलाएं जो है वो डेली बेसिस पर ट्रैक नहीं रख सकती इक्विटी मार्केट का, और बहुत सी आज भी महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं जानती हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। हालांकि बोनस के ज़रिए हम जो है बार बार यही मुहिम चला रहे हैं कि हम महिलाओं को जो है वो जागरूक करना चाहते हैं, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं बल्कि तमाम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। इसलिए हम ये खास शो महिलाओं के लिए लेकर आए हैं। इसके अलावा हम रोज़ाना जो है एक म्यूचुअल फंड पे भी डेडिकेटेड शो लाते हैं जिसके ज़रिए हम तमाम व्यूअर्स को जागरूक कर रहे हैं। तो ऐसे में आप महिलाओं को आज क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनको जो है वो खुद ही म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत करनी चाहिए या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकती हैं? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन मैम। ये आपके जो है दिनचर्या पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास एक दिन में कितना टाइम है। म्यूचुअल फंड में 2 प्रकार के प्लान्स होते हैं मैडम, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है रेगुलर। अगर आपके पास इतना टाइम है क्योंकि आप म्यूचुअल फंड के बारे में समझ सके, फंड्स के बारे में समझ सके, थोड़ा बहुत रिसर्च कर सके, एंड मेरी बात मानिए इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा जो है अपने से समझ के आप कर सकते हैं। बट हो सकता है आप शुरुआत करने के लिए एक साथी, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारी जिंदगी में एक साथी की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में भी एक साथी की जरूरत होती है जो एक मिनिमल अमाउंट में आपकी जो है ये मदद कर सकता है, कम से कम आपकी जर्नी शुरू करने के लिए। तो कई सारी महिलाएं आजकल, मैं और आप तो बहुत सारी चीजों से जूझ रहे हैं, हम काम पे जा रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, हमारे पास शायद टाइम ना हो कि हम रिसर्च कर सके। उन सिचुएशंस में बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आपके पास एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर हो जो आपके रिस्क एपेटाइट को समझ सके, जो आपके रिस्क प्रोफाइल को समझ सके और उसके हिसाब से आपका एसेट एलोकेशन और पोर्टफोलियो एंड फंड सजेस्ट कर सके। ठीक है, तो अगर आप एक एडवाइज़र की सलाह ले सकती है तो आपके लिए बेहतर रह सकता है। अगर आपको डेली बेसिस पर ट्रैक करने की बिल्कुल वक्त नहीं मिल पा रहा है या आपको लग रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा नहीं समझती हैं, एडवाइज़र की आप मदद लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निवेश की शुरुआत तो कीजिए म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुनंदा जी, आजकल हम देखते रहते बहुत सारी मोबाइल ऐप्स आ गई हैं, ऐप्स के ज़रिए जो है लोग निवेश की शुरुआत भी कर रहे हैं, पर एक मन में ना कई बार दुविधा आ जाती है। एंड आई एम श्योर कि आजकल जितना जैसा साइबर क्राइम चल रहा है उसमें बहुत से लोगों को ये लगता है कि पता नहीं मेरा पैसा सेफ रहेगा नहीं रहेगा। तो इस तरह की अगर मैं ऐप्स की बात करूं तो क्या हम इन ऐप्स पर पूरा भरोसा कर सकते हैं कि हमारा निवेश जो है इन ऐप्स के जरिए अगर म्यूचुअल फंड में जा रहा है तो वो पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर है? जी, सो मैम मैं 2 तरह से आंसर दूंगी। एक तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये ऐप सेफ एंड सिक्योर है। अगर आप ये बेसिकली इफ यू गो थ्रू क्रेडिटेड ऐप्स जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, इन तरह के अगर आप ऐप्स देखेंगे तो ये जो जनरली रेप्यूटेड ऐप्स है उनके थ्रू इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि इनके थ्रू जो रिकमेंडेशंस है उन पे मैं बोलूंगी कि आप थोड़ा सा जो है इमीडिएटली ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इनके जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। जो लास्ट 1 ईयर में या 2 इयर्स में जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जिन्होंने दिया हुआ है उन फंड्स की जो है वो लिस्ट में ताकत में वो आ जाते हैं कि नंबर 1 फंड, नंबर 2 फंड। हो सकता है जिस फंड का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा वो हमारे रिस्क प्रोफाइल और हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसको सूट ही ना करे। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि रिकमेंडेशन समझने के लिए या तो आप खुद या फिर एक फाइनेंशियल प्लानिंग एडवाइजर के थ्रू अपना रिस्क प्रोफाइलिंग करके, रिस्क रिटर्न समझ के, अपना रिस्क एपेटाइट समझ के फंड्स को सेलेक्ट करें। इन्वेस्टमेंट यूजिंग देम एज एन इन्वेस्टमेंट टूल बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली दीज टूल्स और एप्स आर क्वाइट सेफ। हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगी ये जो आए दिन जो बहुत सारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हो रहे हैं जिनमें रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, इन सबको आप अवॉइड करें तो ही बेहतर होगा।
ठीक है, तो सलाह अगर आप लेना चाहते हैं तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से लीजिए, वो आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप इन ऐप्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसा कि सुनंदा जी ने बताया, ऐप्स का इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं और बहुत सिंपल तरीका भी है। लेकिन सुनंदा जी, शुरुआत के लिए क्या बेहतर आप मानती हैं? SIP के ज़रिए जो है हर महीने चाहे थोड़ा थोड़ा जो पैसा है वो निवेश किया जाए, या थोड़े थोड़े पहले पैसे को जमा करें बैंक में और उसके बाद लमसम से शुरुआत की जाए, क्या बेहतर रहता है? मैम एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है शुरू करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हम स्टार्ट करें। ऐसा मेरे हिसाब से अगर स्टार्ट करने का सबसे आसान तरीका है SIP, जो हम वाइटोक में भी बोलते हैं स्टे इन प्ले। मैं हमेशा ये बोलूंगी कि स्टार्ट करने के लिए एक छोटे अमाउंट 500 से लेके 1000 रुपए का अमाउंट मोर देन इनफ है। आप स्टार्ट करिए। आप जब देखेंगी कि हर एक महीने, जैसे अगर हम किसी जगह पे डिनर के लिए जाते हैं, आज 2000-3000 रुपए का खर्चा हो जाता है, तो अगर आप जो है वो अमाउंट 1000 रुपए या 2000 रुपए अगर आप निकाल के SIP में डाल सकते हैं, मेरा ये होगा कि स्टार्ट करने के लिए आप SIP से शुरू करें। आपको ये पिंच भी नहीं लगेगा। पैसे जमा करने वेट करेंगे तो कहीं और खर्चा हो जाएगा। बेटर होगा कि आप SIP के थ्रू स्टार्ट जरूर कर लें। ठीक है, तो सुनंदा जी ने बहुत अच्छी जो है आप लोगों को सलाह दी है, तमाम महिलाओं को, कि शुरू करना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए शुरुआत तो कीजिए, भले ही आप SIP के साथ कीजिए, एक छोटे से अमाउंट के साथ कीजिए, 250 रुपये 500 रुपये के साथ कीजिए। लेकिन निवेश की जब आप शुरुआत करेंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब ये धीरे धीरे छोटा छोटा अमाउंट जो है वो कब एक बड़ा फंड बन जाएगा। तो सुनंदा जी, अगर शुरुआत कोई करना चाहते हैं और अगर महिलाएँ आज सोच रही हैं कि मैं शुरुआत करूँ निवेश की, तो किस तरह का फंड जो है उन्हें चुनना चाहिए? कौन सा ऐसा फंड है जिसके साथ शुरुआत करनी चाहिए? क्योंकि मैं मान के चलती हूँ कि शुरू जब हम करते हैं तो हम शायद बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। हमें थोड़ा सा ये भी डर होता है कि अच्छा कहीं मैं पैसा निवेश कर रही हूँ और ऐसा ना हो कि वो डूब जाए। तो शुरुआत किस तरह के फंड से करें? जी, शुरुआत करने के लिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगी कि 2 प्रकार के फंड होते हैं। एक फंड होता है जैसे वाइटोक में हम ये बोलते हैं कि देयर इज अ फंड कॉल्ड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है थोड़ा सा डेट के ऊपर रहता है, डेट जैसा वॉलेटिलिटी देता है बट डेट के ऊपर रिटर्न देता है। इन तरह के फंड्स के साथ आप शुरुआत करें ताकि आपको थोड़ा सा इक्विटी मार्केट एक्सपोजर, थोड़ा सा डेट एक्सपोजर, थोड़ा सा गोल्ड एक्सपोजर मिले। ये एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं जिसमें हर एसेट क्लास में थोड़ा बहुत एक्सपोजर होता है। आपका जो है पैसा जो है स्टेडीली ग्रो करता है। ये एक तरह का फंड होता है। प्योर इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर लेने के लिए मल्टी कैप इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी, क्योंकि जब आप मल्टी कैप में देखेंगे तो सेबी ने ऑलरेडी डिफाइन किया है कि इतना लार्ज कैप में होना जरूरी है, इतना मिड कैप में और इतना जो है इतना जो है स्मॉल कैप में। अनलाइक एनी अदर फंड, जैसे आपका फ्लेक्सी कैप होता है या कोई भी फंड होता है, सारे फंड्स अच्छे हैं बट इसमें क्या होता है आपको सारे मार्केट कैप्स के थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर मिल जाता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म 10-12 साल या 20 साल के हिसाब से देख रहे हैं, 10 साल के ऊपर देख रहे हैं, तो मल्टी कैप इज अ वेरी गुड फंड टू start with and multi-asset allocation funds are very good funds to start with. ठीक है, तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो मल्टी कैप फंड्स जो है आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स भी आप देख सकते हैं। ये कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनमें आपको अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है, लेकिन रिस्क एपेटाइट अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये आपके लिए ठीक साबित हो सकते हैं। खैर, इस बीच में सुनंदा जी, हमारे पास हमारे कई दर्शकों के सवाल आने शुरू हो गए हैं, तो कुछ सवालों को हम शामिल कर लेते हैं और उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल जो है वो पुणे से शिखा शर्मा का है। ये कह रही हैं कि मैं गृहिणी हूँ और हर महीने 1000 रुपये बचा पाती हूँ, क्या इतने कम अमाउंट से भी सिप शुरू कर सकती हूँ? मैम फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड कि आप मतलब गृहिणी होके भी 1000 रुपए का सिप कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 1000 रुपए से क्या मैम, 500 रुपए, 150 रुपए, इनसे 250 रुपए, इनसे भी आप सिप शुरू कर सकते हैं। सिप का पॉइंट ही, SIP का पॉइंट ही ये है कि आपके पास जितना पैसा है उतना आप जो है इन्वेस्ट करें। मैम जरूर आप 1000 रुपए से शुरू कर सकती हैं। मेरा तो आपसे ये सलाह होगा कि कई बार हमारा क्या होता है, पहले खर्चा करते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं। पहले आप इन्वेस्ट करिए फिर आप खर्चा करिए। मैं तो हमेशा यही सलाह देती हूँ गृहिणियों को कि पहले आप इन्वेस्ट करिए फिर खर्चा करिए। और गृहिणियों में तो बचत की जो बेसिक बिहेवियरल कैपेबिलिटी होती है वो तो बहुत ज्यादा है। तो यस, टू आंसर योर क्वेश्चन, जरूर कर सकते हैं। अगर आप ये 10 साल चलाएंगी और अगर आप 10 से 12% का भी रिटर्न अगर आप लेके आएंगी तो आपका जो है ये 1000 रुपए बन के 2,25,000 रुपीज हो जाएगा, जो बहुत बड़ा रकम है। आपको मतलब उस टाइम पे आपकी बहुत मदद करेगा।
ठीक है, तो शिखा जी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1000 रुपये के अमाउंट से आप अच्छे खासी से पिक शुरू कर सकती है और जैसा कि सुनंदा जी ने बताया कि ये हज़ार रुपये जमा करके जो है आप लाखों रुपए का फंड जो है वो जोड़ सकती हैं। अगला सवाल देहरादून से नीलम अग्रवाल का है। ये कह रही हैं कि ग्रो ज़ीरोधा जैसे जो ऐप्स हैं इनमें निवेश के दौरान जो है KYC कैसे किया जाता है और क्या ये सब कुछ जो है ऑनलाइन हो जाता है? जी, ज़रूर हो जाता है। जैसे वाइटोक के पास भी हमारा एक ऐप है जिसके थ्रू हम केवाईसी कर सकते हैं। ऑल दीज़ ऐप्स अलाउ यू टू डू द केवाईसी। केवाईसी बहुत सिंपल प्रोसेस है जिसमें आपको पैन कार्ड देना पड़ता है, अपना आधार देना पड़ता है और बेसिक फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं। एंड अभी तो हमने बहुत ईज़ी कर दिया है, तो डेफिनिटली आप कर सकते हैं। ग्रो एंड ज़ीरोधा के थ्रू केवाईसी करना जो है पॉसिबल है और आप डेफिनिटली कर सकते हैं एंड यू कैन इन्वेस्ट। तो नीलम जी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा सुनंदा जी ने बताया बहुत सिंपल तरीका है, आपका KYC जो है ऑनलाइन ही हो जाएगा और उसके बाद आप आसानी से जो है वो निवेश की शुरुआत कर सकती हैं। अगला सवाल रायपुर से कविता तिवारी का है। ये कह रही हैं कि मैं बेटी की पढ़ाई के लिए पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश कर रही हूँ, तो 10 साल के लिए कौन से फंड जो हैं वो सही रहेंगे? जी, तो मैम मैं आपको जो है 2 तरह के फंड सजेस्ट करूँगी। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक मल्टी कैप 10 साल के पास आपका टाइम है तो मल्टी कैप स्ट्रैटेजी आप डेफिनेटली अपना सकती हैं। उसमें जो है सारे मार्केट कैप्स का आपका एक्सपोज़र मिल जाएगा और सेबी ने रेगुलेट भी किया हुआ है, जिसकी वजह से जो है फंड मैनेजर को सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है कि ये फुल स्मॉल कैप या फुल मिड कैप नहीं जा सकते। तो मेरे हिसाब से अगर आपको अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए सोचना है, 10 साल का टाइम है, तो मल्टी कैप इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो मल्टी कैप एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसमें आपका डिफरेंट कैप्स में जो है वो पैसा निवेश हो जाता है, इसलिए आपके लिए अच्छा रह सकता है। खैर सुनंदा जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच में मेरे साथ मेरी सहयोगी दिव्या जुड़ रही है और दिव्या के पास चलते हैं हम लोग। ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ऐप्स के अलावा और कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए आप इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। तो दिव्या के पास चलते हैं। जी बिल्कुल, चलिए आपको बताते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में किस किस तरीके से निवेश कर सकते हैं, क्योंकि अगर निवेश करने की आस है तो जरिया तो बहुत सारे होते हैं, 1000 जरिए मिल जाते हैं, लेकिन आज फिलहाल हम आपको 4 ऐसे जरियों के बारे में बताएंगे जिनके थ्रू आप जो है म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा निवेश करके एक अच्छा खासा कॉर्पस अपने फ्यूचर के लिए जुटा सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले फिनटेक ऐप्स के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तो ग्रो, ज़ीरोधा, पेटीएम, इस तरीके के जो ऐप्स होते हैं आपके फ़ोन में इजीली आप इनको डाउनलोड करिए और इसके थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश करिए। किसके लिए इस तरीके का निवेश सही है फिनटेक ऐप्स के थ्रू? ये उनके लिए सही है जो लोग टेक सेवी हैं और पहली बार निवेश करने वाले यूजर्स हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम निवेश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है और टेक सेवी भी हैं, वो लोग ये वाला जो जरिया है ये अपना सकते हैं, उनके लिए अच्छा होगा। चलिए सेकंड क्या ऑप्शन है आपके पास, आप AMC की वेबसाइट के थ्रू जो है निवेश कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके लिए है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो SBI MF, HDFC म्यूचुअल फंड, मेरा एसेट के थ्रू आप ऐसे, ये तो 3 ही एग्जाम्पल हैं, ऐसे और भी बहुत सारे जगह हैं, ऐसी बहुत सारी AMCs हैं, कई सारी AMCs हैं जिनके थ्रू आप निवेश अपना शुरू कर सकते हैं। किसके लिए सही हो सकता है? जो कम चार्ज में लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहें उन लोगों के लिए AMCs के थ्रू निवेश एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तीसरे अगर जरिए की बात करें तो बैंक के थ्रू आप निवेश कर सकते हैं। 2 चीज़ें हैं, आप नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाइज, इंटरनेट वाइज एक्सपर्ट हैं, अच्छे से आपको पता है कहाँ क्या चीज़ें हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो आप सीधा डायरेक्टली बैंक जाके भी निवेश कर सकते हैं। बैंक के जरिए उदाहरण जैसे कि HDFC, ICICI बैंक, SBI के अलावा और भी कई सारे बैंक हैं जिनके जरिए आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। किनके लिए सही है? जो लोग नेट सेवी नहीं हैं वो लोग बैंक जाकर जो है निवेश कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू नहीं, बैंक जाकर। और म्यूचुअल फंड की ज़्यादा समझ जो लोग नहीं रखते वो लोग भी वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि बैंक के जो अधिकारी हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि आपको कहाँ क्या करना है, आपका कितना पैसा लगेगा, कितना रिटर्न है, क्या है, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और अगर आखिरी में हम एक और एग्जाम्पल लें, चौथा एग्जाम्पल लें, तो फाइनेंशियल एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है निवेश करने का म्यूचुअल फंड्स में। जैसे कि सेबी RIA म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू जो है आप निवेश अपना शुरू कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किन लोगों के लिए सही है? पहली बार निवेश करने वालों के लिए सही है, जिन्हें म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में समझ नहीं है, यानी कि ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको एक अपना पर्सनल डॉक्टर, एक पर्सनल एडवाइज़र लगेगा जो आपको बेहतर तरीके से आपके गोल को समझ के, आपकी रिस्क कैपेबिलिटी को समझ के
एक बेहतर जरिया बता पाए, एक बेहतर फंड सजेस्ट कर पाए, कैटेगरी सजेस्ट कर पाए जिसमें आपके लिए निवेश सही रहेगा। तो ये वो तमाम 4 ऑप्शन है जिनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं और अपना फ्यूचर बहुत ही अच्छी तरीके से सिक्योर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या आपका, आपने बहुत अच्छे से हमें समझा दिया है हमारी तमाम महिला दर्शकों को कि उनके पास कितने सारे विकल्प हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के। सुनंदा जी आपके पास वापस आना चाहूँगी मैम, इसके अलावा भी कोई और विकल्प है जिसमें हम आसानी से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, या इन विकल्पों में से ही हम किसी एक को चुन लें और उसके बाद शुरुआत करें? ऐसे तो बहुत है, जैसे मैम बोल रही थी, ऑफ कोर्स है। आप जो है पर्टिकुलर एएमसी जैसे वाइटोक का जो है खुद का ऐप है, उनके थ्रू आप कर सकते हैं, या फिर आप कैम्स के जो ऐप है उनके थ्रू कर सकते हैं। सो बेसिकली आई थिंक दीज आर द बेस्ट वेज टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो आप शुरुआत कीजिए, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जैसे हमने आपको बताए हैं, बस आपको शुरुआत करने की देरी है। जो जब आप शुरुआत करेंगे तो आप पाएंगे कि छोटे छोटे अमाउंट के साथ आप शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन अंत में कई सालों के बाद, आज से 10-15 साल के बाद, जो आपके पास अच्छा खासा एक कॉर्पस जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन सुनंदा जी, जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं ना, उसमें बड़ी सारी कैटेगरीज आ जाती हैं और कहीं ना कहीं हम ना उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी कैटेगरी चुनें। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को भी ये भी समझाइए कि इक्विटी, डेट, हाइब्रिड फंड्स ये क्या है, इनमें क्या अंतर है? जी, जैसे जितने टाइप के इन्वेस्टर्स हैं उतने टाइप के कैटेगरीज हैं। हम सब अलग है, आपका रिस्क एपेटाइट अलग है, मेरा रिक्वायरमेंट अलग है, मेरा गोल अलग है, आपका अलग है। कई बार क्या होता है, जैसे अगर किसी को ये चाहिए कि मुझे शॉर्ट टर्म गोल है, मुझे 6 महीने में पैसा चाहिए, 1 महीने में पैसा चाहिए, 1 साल में पैसा चाहिए, 3 साल में पैसा चाहिए, बेटर होगा कि आप डेट फंड्स करें, ताकि आपको या फिर आपको जो है पैसा जो है थोड़ा सा, आपके पास एक स्पेसिफिक गोल है, मुझे एक डायमंड रिंग खरीदना है, मुझे एक घर खरीदना है जो मुझे 1 साल में चाहिए, आप डेट में इन्वेस्ट करें ताकि आपके लिए जो है वो पर्टिकुलर पैसा और आपका जो गोल है वो डिफाइंड हो। अगर मेरा थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म है, जैसे मेरा 3 साल का, 5 साल का, उन तरह का मेरा होराइजन है कि 5 साल में मेरी बेटी की शादी होने वाली है, 5 साल में मेरी बेटी का जो है एजुकेशन लोन खत्म होने वाला है, या फिर 5 साल में मेरी बेटी का एजुकेशन की जाने की बात है, तो बेटर होगा कि आप हाइब्रिड फंड सेलेक्ट करें, क्योंकि उनका जो होराइजन होता है वो 3 से 5 साल तक आप रख सकते हैं, जिसमें इक्विटी का भी एक्सपोजर होता है, डेट का भी एक्सपोजर होता है, किसी में दूसरे एसेट क्लासेस जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कमोडिटीज है, उनका भी एक्सपोजर होता है। अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है, जैसे आपके बच्चे छोटे हैं, आप उनका जो है लॉन्ग टर्म एजुकेशन प्लानिंग करना चाहते हैं, तो बेटर होगा कि आप केवल इक्विटी में डालें, जो प्योर इक्विटी होगा, जिनका होराइजन 10 साल, 15 साल वैसा हो। तो जैसे आपके गोल्स एंड जैसा आपका टाइम होराइजन, उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड्स है। तो डेट जो है थोड़ा शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए है, मीडियम टर्म गोल्स के लिए हाइब्रिड है, और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इक्विटीज है। ठीक है, तो डेट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए आप रखिए, मीडियम टर्म के लिए जो है आप हाइब्रिड को चुन सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को चुन सकते हैं। लेकिन सुनंदा जी, अगर मैं बात करूं वर्किंग वुमेन की या फिर हाउस मेकर्स की, होम मेकर्स की, तो इनके लिए क्या अलग अलग निवेश के प्लान्स होने चाहिए, या इनकी भी स्ट्रैटेजी जो है कैटेगरी वाइज जो है सेम रहनी चाहिए? डेफिनेटली इनकी कैटेगरी, इनकी जो है सेविंग स्ट्रैटेजी डिफरेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो गृहिणियां होती हैं उनका जो रिस्क एपेटाइट होता है वो वर्किंग वुमेन से भी बेटर होता है। तो जरूरी नहीं है कि आप जो है बिकॉज आप वर्किंग नहीं है या आप वर्किंग है, डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, आप किस गोल से आप प्लान करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप किस रीजन से इन्वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि जो हाउसवाइफ है उनको जो है मंथली किसी थोड़े अमाउंट चाहिए जिनके लिए वो इन्वेस्ट कर रही है, तो डेट उनके लिए बेटर होगा। या फिर हो सकता है वो हाउसवाइफ जो है अपनी बेटी के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने जमा कर रही है 10 साल 15 साल के बाद, तो उनके लिए इक्विटी बेटर होगा। तो गोल के हिसाब से करिए, ना कि आपके जो है वर्किंग स्टेटस के हिसाब से ना करें, गोल के हिसाब से और आपके रिस्क एपेटाइट और आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से आप करें। ठीक है, तो ये काफ़ी अहम बात जो है वो सुनंदा जी ने आपको बताई है। आप सबको ध्यान रखना है कि आपको अपने लक्ष्यों के अकॉर्डिंगली जो है वो निवेश करना है। आपको ये नहीं देखना कि वो कैसे निवेश कर रही है या मेरी पड़ोसन कैसे कर रही है, मेरी फ्रेंड कैसे कर रही है। आपको ये देखना है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या कहता है, आपके घर की सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपकी आगे पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो बनेगी कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। खैर, इस बीच में हमारे पास कुछ और भी सवाल आ गए हैं सुनंदा जी, तो कुछ और दर्शकों के सवाल जो हम शामिल कर लेते हैं। इंदौर से नैना जोशी का सवाल आया है, ये कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए जितने भी अपडेट्स हैं वो इन्हें कैसे मिलेंगे, जैसे कि एनएबी हो गया या फिर स्टेटमेंट हो गया? जी मैम,
आपको जो है स्टेटमेंट आपको हर महीने आपको वैसे भी मिलता है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। आप कभी भी कैम्स के आप कभी भी अपने आरटीए के थ्रू या अपने एएमसी के थ्रू स्टेटमेंट जा सकते हैं। आप अगर किसी ऐप के थ्रू कर रहे हैं तो उसके से थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके पास वेरियस ऑप्शंस है। एनएवी आप जिस एएमसी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके वेबसाइट में भी आपको डेली नैव जो है मैंडेटरली छपा जाता है, तो आप उनके थ्रू भी आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी ईमेल पे भी आ जाते हैं और ऐप्स के जरिए भी आप अपनी स्टेटमेंट्स जो है वो निकाल सकते हैं। अगला सवाल अमृतसर से रुचि मेहता का है। ये कह रही हैं कि इन्होंने एक ऐप पर जो है एसआईपी शुरू की थी, लेकिन अब ये दूसरे ऐप पर जो है इसे ट्रांसफर करना चाहती हैं, तो क्या ये संभव है? इसको संभव है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट एएमसी के थ्रू कर रही हैं, एएमसी के साथ कर रही है, ना कि ऐप के साथ। तो जैसे आप घर बदल सकती है वैसे ही आप ऐप भी बदल सकते हैं। एएमसी में जो इन्वेस्टमेंट है वो वैसे ही रहता है, बट आप ऐप कभी भी ट्रांसफर कर सकती हैं। ठीक है, तो ऐप आपका ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि ऐप जो है आप उस एएमसी के ऐप के थ्रू कर रही हो। जैसे अगर आपने वाइटोक में इन्वेस्ट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट को आप किसी ऐप में नहीं देख पाएंगी, बट अगर एक एग्रीगेटर ऐप है तो वो आप कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं। आपके पैन नंबर यूनिक होता है, आपका पैन नंबर जरूरी होता है, ना कि ऐप। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा जो है बता दिया है हमें कि आप अगर एग्रीगेटर का ऐप यूज़ कर रही हैं तो वहाँ पर जो है आप प्लेटफॉर्म चेंज कर सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली जाना तो उसी म्यूचुअल फंड में पैसा है, सिर्फ आपका प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जैसा कि मैम ने बताया कि अगर वाइटोक का अगर फंड है और उसके अंदर आप कर रही हैं उसी एएमसी के प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो तब चेंज नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर एग्रीगेटर है तो आप वहाँ पर आसानी से जो है बदलाव कर सकती हैं। अगला सवाल जो है वो पटना से मंजू देवी का है। ये कह रहे हैं कि अगर मैं म्यूचुअल फंड में निवेश कर रही हूं तो जरूरत पड़ने पर पैसे कब और कैसे निकाल सकती हूं? जी, आप म्यूचुअल सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे इजी बात होती है म्यूचुअल फंड का, वो होता है लिक्विडिटी। आप जो है अपने फंड के हिसाब से आप कभी भी पैसा निकाल सकती हैं। अभी जैसे कि जनरली डेट फंड्स में जो है T+1 का लिक्विडिटी होता है। अगर आपने आज रिडेम्पशन प्लेस किया तो अगले दिन आपको पैसा मिल जाता है। जनरली इक्विटी फंड्स में जो है T+3 का लिक्विडिटी होता है। अगर आपने आज रिडेम्पशन किया तो 3 दिन में पैसा वापस मिल जाता है। और अगर आपका कोई ऐसा है जिसमें आपने जो है स्मॉल कैप, बहुत ही स्मॉल कैप हैवी स्टॉक्स, ऐसा कुछ म्यूचुअल फंड आपने किया हुआ है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम निकाल सकता है। बट आप जो भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके फैक्ट शीट में डिफाइंड होता है कि आपको कितने में पैसा मिल जाएगा। जैसे आप टी का मतलब होता है जिस दिन आपने रिडेम्पशन प्लेस किया, +3 मतलब उसके 3 दिन बाद या उसके 5 दिन बाद। जनरली फैक्ट शीट में बहुत वो प्रिंटेड होता है, आप एक बार वो देख के आप कभी भी आप रिडेम्पशन प्लेस कर सकती हैं। और ये रिडेम्पशन आप ऑनलाइन भी प्लेस करती हैं, आपके थ्रू भी प्लेस कर सकती है और डायरेक्टली एएमसी के साथ भी कर सकती है। ठीक है, तो आपके म्यूचुअल फंड जिस भी एएमसी के हैं उसके अंदर मेंशन होगा कि कितने दिन में जो है वो रिडेम्पशन होगा, T+1 है, 3 है या 5 है। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जैसा कि सुनंदा जी ने भी बताया कि टी यानी कि ट्रांजेक्शन, जिस दिन आप ट्रांजेक्शन कर रही हैं उसके अलावा 3 वर्किंग डेज या फिर 5 वर्किंग डेज या 1 वर्किंग डे होगा, उसमें सैटरडे संडे को प्लीज़ इंक्लूड मत करिएगा, इतना आपको स्कोप लेके चलना पड़ेगा। खैर सुनंदा जी, वापस अपनी चर्चा पर लौटते हैं। अब मैं चूँकि अंत की तरफ बढ़ रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार जरा हमारे तमाम महिला दर्शकों को बताइए, और खास तौर पर उनको जो पहली बार निवेश करने जा रही हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगी? सबसे जरूरी क्या होता है? जी, सबसे पहले तो मैं हर महिला को एनकरेज करूंगी कि वो सेव करे, वो इन्वेस्ट करे। अपने हस्बैंड, अपने फादर, अपने ब्रदर, अपने बेटे पे हमेशा ना डिपेंड करें कि वो लोग हमें बताएंगे कि किस में इन्वेस्ट करना है। हम लोग खुद समझदार हैं, हम लोग खुद जानते हैं, और हम लोग बस थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की बात है और किसी की बात नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, निवेश शुरू करना जरूरी है, डरिए मत, आप शुरू करिए। अगर आपको डर लग रहा है म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के लिए और आपको समझना है तो धीरे धीरे हाइब्रिड फंड से शुरू करिए, जैसे इक्विटी सेविंग्स फंड हो गया, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हो गए। इसमें जो है इक्विटी का एक्सपोजर शुरू में थोड़ा कम होता है, जैसे 30%, 35% ऐसा एक्सपोजर होता है। जैसे आप उनमें इन्वेस्ट करेंगे धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि जनरली ये जो फंड्स होते हैं वो मार्केट ड्रॉडाउन में कम गिरते हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा डर होता है वो ये होता है कि मार्केट अगर गिरेगा तो हमारे सारे पैसे टूट जाएंगे, हमारा कैपिटल निकल जाएगा, हमारा सबसे लोग क्या बोलेंगे, हम तब बोलेंगे तुमको तो वैसे भी कुछ नहीं आता था, तुमने इन्वेस्ट किया। वो डर हमेशा रहता है हमें। वो डर को अवॉइड करने के लिए आप धीरे धीरे हाइब्रिड फंड से शुरू करिए। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आप देखेंगे कि इनको यूज करना आसान है, उसके बाद आप इसमें आप जो है इक्विटी फंड्स की तरफ जाइए, ताकि आपको थोड़ा और नॉलेज के साथ आप इन्वेस्ट कर सके। नंबर 3, एक सारथी होने से
आपका फायदा ही होगा। ओनली थिंग ये सारथी का एडवाइस के लिए कोई वो थोड़ा सा चार्ज करेंगे। अगर आप ओके हैं तो एक सारथी होने का हमेशा एक फायदा ही होता है। फोर्थ बात ये है कि एक बार आपने डिसाइड कर लिया किस में इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने के बाद आप उसको रोज रोज ट्रैक ना करें, थोड़ा सा टाइम दीजिए। हर एक चीज को जो है टाइम और पेशेंस की जरूरत होती है। एक मार्केट में एक सेइंग है कि कितना आप टाइम स्पेंड करते हैं मार्केट में, वो बहुत जरूरी है। मार्केट को आप टाइम मत करिए, टाइम ज्यादा स्पेंड करिए, वो बहुत जरूरी है। तो आप उसमें डालिए, रोज रोज ट्रैक ना करिए कि अच्छा आज ये हो गया, आज वो हो गया, मेरा कितना दिख रहा है, वो ऐसा मत करिए। आप अपने गोल के हिसाब से करिए और एक साल में एक बार चेक करना इनफ है, उसके ऊपर करने की जरूरत नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है आप अपने पास में, हमेशा बोलती हूँ वीमेन आर फार बेटर इन्वेस्टर्स बिकॉज वी आर मोर पेशेंट। हम लोग हमारे पास जो है वी आर वेरी वेरी पेशेंट कंपेयर टू मेन एंड वी डोंट गेट कैरिड अवे सो मच। एंड हम लोग बहुत ग्रीडी नहीं है, जिसकी वजह से वीमेन आर वेरी वेरी मच बेटर इन्वेस्टर्स देन मेन। तो हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको आप अच्छे से इन्वेस्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये आपने बहुत अच्छे से जो हमें समझा दिया है कि कैसे जो है हमें निवेश की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, घबराना नहीं है और डेली बेसिस पे तो आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्कुल चेक नहीं करना, क्योंकि याद रखिए आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश जो है वो सीधा नहीं कर रही हैं, इसलिए आपको डेली बेसिस पे उसे ट्रैक नहीं करना है। आखिर में मैं आपसे समझना चाहूँगी 2R यानी कि 2R जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है रिस्क, एक होता है रिटर्न। रिस्क नहीं लेंगे तो रिटर्न उतना ज़्यादा नहीं आएगा, तो ऐसे में इन दोनों को बैलेंस कैसे किया जाए? बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि हमारा रिस्क एपेटाइट कितना है। किसी का रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा होता है, किसी के पास टाइम होराइजन होता है। एक 20 साल की लड़की का जो रिस्क एपेटाइट होगा वो 50 साल की somebody who is 50 years old फीमेल से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि इनके पास जो है टाइम है, इनके पास अर्निंग ईयर्स ज्यादा है और इनके पास गोल्स भी है जो टाइम से हम कर सकते हैं। बट अ 50-year-old फीमेल इज अप्रोचिंग रिटायरमेंट, उनको जो है रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना है, तो उनका रिस्क एपेटाइट विल बी मच लेसर। तो रिस्क एंड रिटर्न को एक जनरलाइज तरीके से बैलेंस नहीं कर सकते हैं। व्हाट आई कैन सजेस्ट इज आपके स्टेज ऑफ लाइफ में है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। अगर आप अनमैरिड और सिंगल वुमेन हो स्टार्टिंग आउट ऑन ए करियर, योर रिस्क एपेटाइट इज वेरी हाई। आफ्टर चिल्ड्रन योर रिस्क एपेटाइट गोज लो, टुवर्ड्स रिटायरमेंट योर रिस्क एपेटाइट गोज वेरी लो। सो डिपेंडिंग ऑन दैट स्टेज ऑफ लाइफ दैट यू आर इन, उसके हिसाब से हमें रिटर्न देखने की जरूरत है और हमें जो है एक बैलेंस जो है देखने की जरूरत है। इसको हम बैलेंस कैसे करें? अगेन माय सजेशन वुड बी, इफ यू आर अ न्यू इन्वेस्टर, आप धीरे धीरे आइए इक्विटीज में। पहले आप हाइब्रिड फंड से शुरू करिए एंड देन पूरा आप इक्विटी फंड्स में जाइए, ताकि आपका जो है इनिशियल एक्सपीरियंस जो है बेटर रहे, जिसकी वजह से आपका मोर कॉन्फिडेंस बढ़े इन ऑर्डर टू एंटर इनटू इक्विटी मार्केट्स। सेकेंडली, रिस्क एंड रिटर्न को बैलेंस करने के लिए एक एडवाइजर जो है इसमें बहुत मदद करता है, क्योंकि एडवाइजर इसमें रिस्क प्रोफाइलिंग करता है, आपके रिस्क एपेटाइट को समझता है और उसके हिसाब से आपके एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी को जो है सजेस्ट करता है। माय लास्ट एंड फाइनल पॉइंट टू यू वुड बी, जैसे हमारे फंड में, जैसे वाइटोक में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, वो इसी के लिए डिजाइन किया गया है कि रिस्क रिटर्न को जो है एकदम ऑप्टिमल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्लाइंट को दिया जाए। जितना हम रिस्क लेते हैं उसके हिसाब से पर यूनिट ऑफ रिस्क के हिसाब से रिटर्न जो है ऑप्टिमाइज किया जाए। जो बहुत ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के बारे में सोच रहे हैं, लुकिंग एट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स इज अ वेरी गुड आइडिया। ठीक है, तो ये चीज़ों का आप ख्याल रखिए। सुनंदा जी ने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो आप शुरुआत में हाइब्रिड फंड के साथ कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप इक्विटी की तरफ मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी निवेश सलाहकार की आप मदद लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुरुआत में कई बार हमें नहीं समझ आता है कि किस तरह के फंड हमारे लिए सही रहेंगे, और एक निवेश सलाहकार के साथ कम से कम आप सीधा डिस्कस कर सकते हैं कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, अपने लक्ष्यों को देखते हुए जो है वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है आपको निवेश की शुरुआत करनी चाहिए। और इसके अलावा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स की तरफ भी आप मूव कर सकते हैं, शुरुआत के लिए काफ़ी अच्छे ये माने जाते हैं। तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया सुनंदा जी आपका, आपने हमारी महिला दर्शकों को बहुत अच्छे से ये सलाह दी है कि उनको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, क्या उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और शुरुआत करने की देरी बस होती है, एक बार शुरू करेंगे तो सबसे अच्छा हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much for inviting me and wishing all the women investors that you start right now. Thank you so much. Thank you very much. तो देखा आपने कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना अब रॉकेट साइंस नहीं रहा है।
आप खुद से या फिर अपने मोबाइल से अपने मन से निवेश की शुरुआत जो है बस कर सकते हैं। याद रखिए कि कम अमाउंट से भी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हो सकती है। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स की खुद मालिक बन सकती हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे शक्ति की समृद्धि के एक अगले एपिसोड में एक नई उम्मीद के साथ, एक नई दिशा आपको दिखाते हुए। तब तक याद रखिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप। तो वो पहला कदम उठाइए और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना कदम बढ़ाइए।